हमारा क्लासरूम में एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स करने का है। यस, तो डाल लीजिए सब लोग हेडिंग प्लीज, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो स्टूडेंट्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जैसा कि आप जानते ही हैं सर्कल तो क्या चीज होती है। सर्कल तो आप लोग लाने में महारत हासिल है ना, आप लोग, है ना। दिस इज सर्कल, यस सर, ये हो गया है सर्कल, डन। फिर ये हो गई है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है बच्चों? Chord is the line segment having its end points on the circle. इसको आप कहीं लिख लीजिए। तो बच्चों लोग, chord is the line segment having its end points on the circle. सर्कल पर एंड पॉइंट्स होते हैं, वो होती है chord। और ये बात मालूम है कि diameter is the longest chord of the circle. Diameter is the chord that passes through the center. How many chords are possible which can pass through the center of the circle? कितनी कॉर्ड्स हो सकती हैं जो सेंटर से पास हो सके? सेंटर से पास होने वाली इनफाइनाइट कॉर्ड्स हो सकती हैं। मेरी उंगली को गिन के मत लिखो, गंचक करो। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं 1 1 1 1 1 1 1। अरे व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग? कितनी कॉर्ड्स हो सकती हैं जो सेंटर पे पास हो? 1 2 3 4। एक सर्कल में कितने डायमीटर हो सकते हैं सर? एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स हो सकती हैं। तो चलो, एरिया ऑफ सर्कल क्या मतलब, कितना टफ चीज मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल देखिए बच्चे लोग, ऐसे गोल होता है, इसका रेडियस होता है r। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ सेमी सर्कल, कितना होने का फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर बाय 2। सेमी सर्कल इज दिस। हो गया ना? ओके, अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्टर? ओ ए बी, इसको बोलेंगे ये एंगल एट द सेंटर ऑफ द सेक्टर। एंगल एट द सेंटर ऑफ द सेक्टर। एंगल एट द सेंटर ऑफ द सेक्टर। किसी सेक्टर के सेंटर पर एंगल क्या होगा? राइट? तो ये हो गया थीटा और ये हो गया है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला कितना होगा? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा ये एंगल होता है, एंगल अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, ये तो हो गया थीटा। अब अगर मुझे सेगमेंट के बारे में बात करनी हो, उससे पहले आप सब लोग समझिएगा, ये सिर्फ आपको बताने के लिए, इसको स्कूल में यूज मत कीजिएगा। प्लीज डोंट यूज इन द स्कूल। देखिए अपनी कॉपी में, area of an isosceles triangle. Area of an isosceles triangle. अगर ये साइड है A, ये वाली साइड है A, और इनके बीच में एंगल है थीटा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ ए स्क्वायर साइन थीटा। इसका डेरिवेशन नहीं है, ये 11th क्लास का फॉर्मूला मैंने दिया है आपको, इसका डेरिवेशन नहीं करना है हमको। हाफ ए स्क्वायर साइन थीटा। अगर दो साइड्स ऑफ द ट्राइंगल गिवन है और उनके बीच का एंगल गिवन है, तो उसके लिए मैं फॉर्मूला दे रहा हूं, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए था। दिस इज फॉर आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दिस इज फॉर आइसोसेलेस ट्राइंगल। अच्छा, अब अगर इधर देखिएगा सब लोग, ये ट्राइंगल है एबीसी, ये ए के अपोजिट साइड है स्मॉल ए, बी के अपोजिट बी और सी के अपोजिट सी। ये स्टैंडर्ड नोटिफिकेशंस होते हैं,
स्टैंडर्ड नोटेशंस होते हैं। एंगल ए के अपोजिट साइड को स्मॉल ए लिया जाता है, एंगल बी के अपोजिट साइड की लेंथ को स्मॉल बी मानते हैं, एंगल सी के अपोजिट साइड की लेंथ को स्मॉल सी माना जाता है। ठीक है, तो ये वाला हो गया एंगल ए, ये वाला हो गया एंगल बी, ये वाला हो गया एंगल सी। तो इस ट्राइंगल का अगर मुझे एरिया निकालना है तो आई कैन कैलकुलेट द एरिया इनटू इन 3 वेज। इस वाले ट्राइंगल का एरिया मैं 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूं, सब लोग देखिएगा और समझिएगा। ये क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ए इंटू बी, ए इंटू बी, उनके बीच में एंगल कौन सा है, सी, तो इसको लिख देंगे हाफ ए बी साइन सी। Half the product of the two sides into the sine of the angle between them. Sine of the angle between them. मतलब क्या हुआ कि आपको अगर आपको ये वाला ट्राइंगल का एरिया चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ ए सी। कौन कौन से साइड ले ली, ए और सी, तो क्या लिखोगे, साइन ऑफ एंगल बी। इससे भी लिख सकते हो हाफ बी सी साइन ऑफ ए। ये एक नया तरीका है आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल को याद रखने का, और वो भी तब अगर आप किसी ऑब्जेक्टिव पेपर में दे रहे हो तो ये ट्रिक है एक तरह से, हाफ ए बी इंटू साइन सी, हाफ ए बी इंटू साइन सी, हाफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इंटू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल का साइन देना होता है, ए और बी के बीच का एंगल सी। तो यहां भी मैंने वही किया है, यहां भी मैंने वही किया है। अगर आपको इस ट्राइंगल में, अगर आपको इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए हो और ये वाला एंगल हो थीटा और ये साइड पता है आर और ये वाली साइड में पता है आर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इज हाफ आर आर साइन थीटा। तो ये हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। कॉपी कर लीजिएगा प्लीज। सर इज दिस एप्लीकेबल फॉर एवरी ट्राइंगल? यस, दिस इज, जो पिछले वाला मैंने बताया दैट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल ट्राइंगल्स। ये ब्लैक के अंदर जो लिया है ना, दैट इज एप्लीकेबल इन ऑल ट्राइंगल्स। किसी भी ट्राइंगल में ले लीजिए, ये एप्लीकेबल है। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो सबसे पहली बात तो सेगमेंट होता क्या है, अगर आपको एक कॉर्ड लेने तो कॉर्ड से जो सर्कल होता है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट्स। तो स्टूडेंट्स किसी भी सेगमेंट का सेंटर पर एक एंगल जरूर होगा, ये एंगल हो गया थीटा। तो अगर मैं ये वाला क्वेश्चन देखूं आपके लिए और मैं लिखूं एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ना ए ओ बी। चेक करो, अगर आप इस सेक्टर के एरिया में से ये ट्राइंगल का एरिया अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आपको ये वाला सेगमेंट का एरिया बचेगा? तो अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला कितना होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। और एओबी का एरिया जो मैंने आपको अभी भी बताया है, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। Only for objective questions. Only for objective questions. ये वाला जो पार्ट है ना, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ही है। दिस इज अ पार्ट ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए पार्ट है। दिस इज अ पार्ट फॉर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए पार्ट है। समझ रहे हो ना? तो चलो अगर आप चाहें तो इससे हाफ आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, हाफ आर स्क्वायर।
तो ये बच जाएगा पाई थीटा अपॉन 180, आर स्क्वायर चला गया, 1/2 चला गया, माइनस साइन थीटा। ये फॉर्मूला हो जाएगा रेडीमेड फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ सेगमेंट। लेकिन स्टूडेंट ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये आपको स्कूल लेवल पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यूज नहीं करना है, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। इसको आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में स्कूल लेवल पे यूज नहीं करना है, समझ गए? यू आर नॉट सपोज टू यूज इट फॉर द स्कूल लेवल। स्कूल लेवल पे भी खास तौर से सब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा यू कैन नॉट यूज इट फॉर योर स्कूल लेवल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज कर सकते हैं। सब्जेक्टिव को कैसे करना है मैं बता दूंगा, डोंट वरी, मैं कराता हूं सब्जेक्टिव को कैसे करना। चलिए तो चलो सबसे पहले आप कुछ क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड स्टार्ट सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सर्कल्स, ठीक है बच्चों? तो सर्कल्स के क्वेश्चंस को, अच्छा आपको सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला मालूम है 2 पाई आर, आधा फॉर्मूला कितना होता है पाई आर, ठीक है ना, आज से भी सर्कमफ्रेंस का। तो एक क्वेश्चन लिखिए आप अपनी कॉपी में, दूरदर्शन क्वेश्चन, दूरदर्शन क्वेश्चन। अब ये दूरदर्शन क्वेश्चन क्या होता है देखिएगा बच्चों। दूरदर्शन क्वेश्चन में अगर आपको मालूम हो तो दूरदर्शन का ना ये साइन है, ये सर्कल है, उसके अंदर ये डायमीटर है और उसके अंदर ये ऐसा, और ये होता है शेडेड रीजन। पूछा जाता है कि इस शेडेड रीजन का आप एरिया भी बताइए और सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर भी बताइए। डायग्राम बनाइए अपनी कॉपी से। यह है ए बी, ए बी इज 12 एंड ये बी, ए बी इज 4, AD is 4. Find the area and the perimeter of the shaded region. Find the area of the shaded region. Area of the shaded region क्या होगा सर? Area of the shaded region, और आपको बताना है find the perimeter of the shaded region. अब बच्चों AB का वैल्यू 12 हो गया, AB का वैल्यू 4 हो गया। अब मैं इसको करता हूं, देखिएगा प्लीज। सबसे पहले तो हर एक सेमी सर्कल के ऊपर उसका रेडियस लिखता हूं। मैं ऐसी प्रैक्टिस बना लेता हूं कि हर एक सेमी सर्कल के ऊपर उसका रेडियस लिख देता हूं। तो यार ये डायमीटर कितना है एडी, चेक करो सब लोग। एडी है 4, तो इसका डायमीटर है 4, तो क्या इसका रेडियस 2 हो गया? यस सर। अच्छा बताओ मुझे बीडी कितना होगा? व्हाट इज बीडी? बीडी इज दिस 8, तो क्या इसका रेडियस 4 हो गया? चेक करो सब लोग, इसका रेडियस कितना होगा? 4। तो अब कैसे करूंगा? मुझे अगर इसका एरिया चाहिए तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, पहले तो ये वाला एरिया ले लूंगा, पाई 2 स्क्वायर अपॉन 2। क्यों भाई पाई 2 स्क्वायर अपॉन 2 किस लिए? क्योंकि व्हाट आई नीड इज द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। पाई आर स्क्वायर तो हो जाएगा सर्कल, अपॉन 2 हो जाएगा सेमी सर्कल। फिर ये हो जाएगा पाई 4 स्क्वायर अपॉन 2। सही है कि नहीं? इजी। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 2 का 4 पाई और 16/25 10 पाई हो गया क्या आंसर? 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 पाई इज द एरिया। ये सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं सेंटीमीटर होनी चाहिए। चलिए तो चलो ये तो एक हो गया। अब मुझे चाहिए इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? देखिए पेरीमीटर क्या होता है, शेडेड रीजन क्या होता है, देखते हैं ना सब लोग। ये मैं मजेंटा कलर से कर रहा हूं पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है ये बाउंड्री है, ये भी बाउंड्री है, ये भी बाउंड्री है और ये भी बाउंड्री, तभी तो बाउंडेड रीजन हुआ ना। अब इसका पेरीमीटर बताइए कितना है। देखिए एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर और अपॉन 2 कर देंगे तो हो जाता है एरिया ऑफ सेमी सर्कमफ्रेंस।
तो ये वाला सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई, ये वाला सरकमफ्रेंस हो जाएगा 4 पाई, और ये पूरा डायमीटर हो जाएगा तो +12। तो आंसर हो जाएगा 6 पाई प्लस 12। आंसर कितना हो जाएगा 6 पाई प्लस 12। एक बार चेक कर लीजिए, आंसर वुड बी 6 पाई प्लस 12। आंसर वुड बी 6 पाई प्लस 12। 6 पाई प्लस 12। अपनी कॉपी में एक फॉर्मूला लिख लीजिए लेंथ ऑफ द आर्क का। अपनी कॉपी में एक फॉर्मूला लिख लीजिए लेंथ ऑफ द आर्क का। लेंथ ऑफ द आर्क भी बता देता हूं कि अगर ये सर्कल है और ये है एंगल थीटा एंड यू वांट टू कैलकुलेट दिस लेंथ ऑफ द आर्क, तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। और अगर मैं इस सेक्टर का एरिया के बारे में बात करूं, एरिया ऑफ सेक्टर होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दोनों में थीटा अपॉन 360 लगता है। यहां पे एरिया ऑफ सर्कल होता है क्योंकि एरिया पूछ रहे हैं, और यहां पे सरकमफ्रेंस होता है क्योंकि आप लेंथ ऑफ द आर्क पूछ रहे हैं। लेंथ ऑफ द आर्क पूछ रहे हैं। तो दिस इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है ना स्टूडेंट्स, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई। अगर बाई चांस आप ये भी पूछना चाहते हैं सर पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, तो पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर में एक तो ये आएगा लेंथ ऑफ द आर्क, और ये आर आएगा और एक और आर आएगा, तो ये हो जाएगा 2r प्लस एल। तो ये हो जाएगा 2r प्लस थीटा अपॉन 360 डिग्री 2 पाई आर। प्लीज कॉपी कर लीजिए। If the perimeter of the sector is required, if you are interested in calculating the perimeter of the sector, then perimeter का मतलब होता है length of the boundary। कॉपी के मार्जिन लाइन के ऊपर लिख लीजिएगा, perimeter means length of the boundary। अब हम आगे क्वेश्चंस based on circles। Question number 14 and 15। जो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्रोच वाले हैं ना वो नहीं कर रहा हूं, ये देखिएगा। क्वेश्चन को देखें सब। क्या क्वेश्चन है? A sector is cut off from the circle of radius 21 centimeter. The angle of the sector is 120. Find the length of the arc and the area। तो निकालना क्वेश्चन नंबर 14 कीजिए तो फटाफट। A sector is cut off from the circle of radius 21, find the angle। तो अगर आपको एरिया ऑफ लेंथ ऑफ द आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए क्वेश्चन नंबर 14 में, तो नो नीड ऑफ ड्राइंग द क्वेश्चन डायग्राम। 120 अपॉन 360 डिग्री पाई 21 स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सेक्टर। और अगर आपको चाहिए लेंथ ऑफ द आर्क, तो लेंथ ऑफ द आर्क हो जाएगी 120 अपॉन 360 डिग्री into 2 pi r is 21, length of arc, length of the arc। ठीक है ना, बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन would be very easy, isn't it? Question would be very easy। क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, डोंट वरी। अब अगर ये क्वेश्चन हो गया है तो हम लोग और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 करके देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 15 अपने कॉपी में हेडिंग डाल दीजिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ मिनट हैंड, कॉन्सेप्ट ऑफ मिनट हैंड एंड आवर हैंड, कॉन्सेप्ट ऑफ मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक। मिनट हैंड और आवर हैंड का क्या कॉन्सेप्ट होता है क्लॉक के अंदर? कॉन्सेप्ट ऑफ मिनट हैंड एंड आवर हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड का क्या कॉन्सेप्ट होता है? तो बच्चे लोग सब लोग जरा देखिएगा मेरे साथ मिनट हैंड एंड आवर हैंड के बारे में। सबसे पहले हम लोग पहले अपना डिस्कशन कर लेते हैं, फिर इनके बीच में डिस्कशन करेंगे, राइट? तो बच्चे लोग अगर आप एक कोई भी क्लॉक बनाते हैं ना, आपने कोई भी एक क्लॉक बनाना है, तो क्लॉक में आपको मालूम है
ये एक लाइन, ये दो लाइन, और फिर एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, लगभग ऐसे होता है। देखिए टोटल 12 हो गई क्या? टोटल 12। ये हो गया है 12 बजे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे ही होगा ना लगभग, अगर मैं इसको और थोड़ा ठीक से बनाऊं। तो इसका मतलब कितने पार्ट्स हैं? 12 पार्ट्स हैं। तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12, इजंट इट 30 डिग्री? तो इसका मतलब क्लॉक में अगर कोई चीज 12 to 1 मूव करे तो कितना डिग्री मूव करेगा? 30। ये सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे? 30 के। इस डायग्राम को बनाना प्लीज, क्लॉक को अच्छे से बनाइएगा, क्लॉक एक बार सीखना है आपको अच्छे से। ये सारे एंगल 30 डिग्री के होते हैं स्टूडेंट्स। ये सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 30 डिग्री। यानी अगर मिनट हैंड बड़ा हैंड होता है, इफ द मिनट हैंड मूव्स फ्रॉम 12 to 1, तो एंगल कितना चल दिया? 30 डिग्री। इफ द मिनट हैंड मूव्स फ्रॉम 1 to 2, तो एंगल कितना चल दिया? 30 डिग्री। इफ द मिनट हैंड मूव्स फ्रॉम 2 to 3, तो एंगल कितना चल दिया? 30 डिग्री। एवरी कॉन्सिक्यूटिव जो एंगल चल रहा है ना, वो कितना चल रहा है? 30 30 30 30 30 एंड 30। अगर कॉन्सिक्यूटिव इंटरवल्स में वो चल रहा है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स पर वो वर्कआउट कर रहे हैं, तो वो एंगल कितना है? 30 डिग्री। समझ में आया सब लोग को? अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? The minute hand of the clock is under root 21 centimeter long. Find the area described by the minute hand between 7 AM and 7:05 PM. तो 7 बजे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इंपॉर्टेंट है कि जब 7 AM होगा तो मिनट हैंड होगा यहाँ पर, मिनट हैंड होगा यहाँ पर, और जब 7:05 होगा तो मिनट हैंड होगा यहाँ पर। तो क्या आपको ये शेडेड रीजन का एरिया पूछा जा रहा है? 7 बजने और 7:05 पर मिनट हैंड कितना एरिया चल देगा? तो एरिया डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड is equal to 30 upon 360 degree into pi r square. R is under root 21. R is under root 21. R की वैल्यू कितनी हो गई? Under root 21 हो गई है R की वैल्यू। The value of R is under root 21. तो क्वेश्चन नंबर 15 में 30 upon 360 degree by R square, whatever be the answer. आप आंसर अपने आप निकालोगे यार। 1/12 तो ये हुई गया, और पाई और R स्क्वायर की वैल्यू 21 हो जाएगी ना। 3 4 और 3 7, 7 pi/4 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 pi/4 centimeter square. If you want to convert it into decimals, you can get the value. अब आप मुझे ये बता दो, ये क्वेश्चन कितना बड़ा, क्या आंसर होगा? कितने बजे से कितने बजे तक के बीच में पूछ रहे हैं? 8 बजे से लेकर और 8:25 तक एंगल ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा ये बता दो। 8 से 8:25 तक, तो 8 o'clock तो यहां बचते हैं, ये 12 पे 8, ये मिनट हैंड यहां पे होता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ये एंगल है। तो ये एंगल हो जाएगा 5 into 30, which is 150 डिग्री एंगल। और फाइंड द एरिया ऑफ द फेस डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड। ओके, तो ये ऐसी होगी क्लॉक, तो आपको ये एरिया पूछा गया, तो इसका एंगल हो गया 150, तो एरिया हो जाएगा 150 upon 360 डिग्री 5, और R का वैल्यू कितना है? R is 10, तो ये हो जाएगा 0 0 गेट कैंसिल्ड आउट, 3 5s और 3 12s, 5 upon 12 into 22 upon 7 into 10, 10 से ये हो जाएगा 2 5s and 2 6s, 2 3s and 2 11, so 25 into 11, 2750 upon 21 centimeter square,
क्वेश्चन नंबर 22, हम लोग बात कर रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में, और अभी लेवल 1 के क्वेश्चन ही कर रहे हैं। फ्रॉम अ सर्कुलर पीस ऑफ द कार्डबोर्ड ऑफ रेडियस 3 cm, two sectors of 90 degree have been cut off. Find the perimeter of the remaining portion near the 100th of the centimeters. Near the 100th of the centimeters का मतलब डेसिमल के 2 प्लेसेस तक आपने सॉल्व करना है, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक। Find the perimeter of the remaining portion. तो ये तो हो गया एक सर्कल, सर, और सर्कल में 2 सेक्टर्स काट दिए आपने 90 डिग्री के। एक ये मान लेता हूं काट दिया आपने, और एक ये काट दिया। सपोज ये काट दिया, क्योंकि थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। तो आपने एक तो ये 90 डिग्री कट कर दिया, और एक ये 90। तो पेरीमीटर होगा क्या क्या देखना, जहां जहां ब्लैक पोर्शन होगा वहां वहां कार्डबोर्ड होगा। ये कार्डबोर्ड होगा, ये कार्डबोर्ड होगा, ये कार्डबोर्ड होगा। ये तो कट गया ना, ये भी कट गया। तो ये भी कार्डबोर्ड होगा, ये भी कार्डबोर्ड होगा, और ये भी कार्डबोर्ड होगा। आंसर निकालो फटाफट, कम ऑन। ये ब्लैक कलर का पोर्शन सर ये पूरा कार्डबोर्ड होगा। तो इसमें कितना होगा, 1 2 3 4, 4 तो रेडियस आ जाएंगे, और एक ये वाला सेक्टर सेगमेंट मतलब आर्क हो जाएगा 90/360 2 पाई आर, और प्लस 90/360 2 पाई आर। एक ये वाला आर्क और एक ये वाला आर्क, देख लीजिएगा। 4 ब्लैक रेडियस दिख रहे हैं आपको इसमें, और 2 आर्क दिख रहे हैं 90/360 इंटू 2 पाई आर। तो ये हो जाएगा 4 आर, और ये हो जाएगा 90/360 1/4, और ये 1/2 पाई आर प्लस 1/2 पाई आर। तो 4r प्लस पाई आर हो गया, 4 प्लस पाई इंटू आर। आर की वैल्यू डाल दीजिए, बस आंसर आ गया। 4 प्लस पाई इंटू आर। देखिए एक सर्कल से आपने ये वाला पोर्शन कट कर दिया है, ये वाला पोर्शन कट कर दिया है, 2 90 डिग्री के सेक्टर्स को स्टूडेंट कट कर दिया है। तो अब पोर्शन जो बचा है उसका पेरीमीटर निकालिए, ये क्वेश्चन। जो पोर्शन बचा है उसका क्या निकाल दीजिए, पेरीमीटर। तो कैसे निकालते हैं पेरीमीटर, ये तो कट गया, ये कट गया, तो क्या यहां से ये बाउंड्री बची होगी, ये बाउंड्री बची होगी, ये बाउंड्री बची होगी। ये कट चुका है, तो यहां से ये वाला पोर्शन कट चुका है, ये वाला पोर्शन कट गया, ये पोर्शन कट गया, तो ये बाउंड्री बची होगी, ये वाली बाउंड्री बची होगी, ये बाउंड्री बची होगी, और ये बाउंड्री बची होगी। तो 4 रेडियस बचे हैं, और एक क्वाड्रेंट का ये वाला आर्क, और ये भी क्वाड्रेंट का ये वाला आर्क। इन दोनों को हमने ऐड किया। तो अगर एडजेसेंट सेक्टर करेंगे तो सेमी सर्कल बन जाएगा, ये बात सही है। अगर एडजेसेंट सेक्टर कट करेंगे तो इट विल बिकम अ सेमी सर्कल। तो अगर एडजेसेंट सेक्टर कट करने होते तो वो ये लिख देते ना कि सेमी सर्कल काट देते हैं, फिर वो ये क्यों लिखते नहीं, फिर वो 2 डिफरेंट सेक्टर्स क्यों काटते, फिर तो वो एक सेमी सर्कल कट कर देते। तो अब आपके लिए होमवर्क में एक तो ये वाला डीपीएसटी करिए, डीपीएसटी 72, कहीं आप नोट कर रहे हैं अपनी कॉपीज में, डीपीएसटी 72 इज योर होमवर्क। ओके देन, बाय बाय।